हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी संज्ञान। आज हम सभी एनसीईआरटी क्लास 9 के क्षितिज बुक के चैप्टर 6 जो कि हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जानेंगे और फिर चैप्टर को देखेंगे। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 यानी 1947 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली और सन 1995 में इनका निधन हो गया। यहाँ कुछ रचनाएं दी गई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी आप सभी को, क्योंकि अब सीधे हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसके पहले हम इस पंक्तियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि यह किस विधा में लिखा गया है। तो हम जानेंगे कि यह किस विधा में लिखा गया है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध विधा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध विधा में है, और प्रसाद जी ने इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। अब प्रसाद जी यानी कि लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी की एक तस्वीर, चित्र मतलब तस्वीर, उनके सामने है। उसमें प्रेमचंद जी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर क्या है? मोटे कपड़े की टोपी है और कुर्ता और धोती उन्होंने पहन रखा है। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर वो तो शुक्र है कि घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। उनके चेहरे पे घनी मूछें हैं जिससे उनका चेहरा भरा भरा लगता है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस का मतलब है कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। अब बंद मतलब होता है फीता, और बेतरतीब यानी अव्यवस्थित तरीके से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। आप सभी जब कपड़े का जूता पहनते हैं तो जो उसमें फीता है उसके ऊपर एक लोहे की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पतरी कहते हैं। जब वो निकल जाती है तो हम लोग जब छेद में उस फीते को घुसाते हैं तो फीते को घुसाने में बड़ी परेशानी होती है। तो बंद कैसे भी हम कस लेते हैं, तो बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं पांव का जूता क्या है? उसमें छेद हो गया है, जिससे अंगुली क्या कर रही है? बाहर दिख रही है। अब मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। किसकी दृष्टि? लेखक की दृष्टि कहाँ अटक जा रही है? जूते पर अटक जा रही है। किसके? प्रेमचंद के। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में यानी साधारण समय में लोग साधारण कपड़े पहनते हैं,
लेकिन जब कोई विशेष अवसर आता है या फोटो लोग खिंचाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे अच्छे कपड़े को पहन कर जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। तो लेखक सोचते हैं कि जब विशेष समय में उन्होंने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसे जूते पहने हैं, तो दैनिक जीवन में वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, यानी कितने साधारण होंगे। फिर कुछ देर बाद वो सोचते हैं नहीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अर्थात इस में लेखक महसूस करते हैं कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व में दिखावा नहीं है, वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही वह बाहर भी दिखते हैं। वह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है, यानी वो जैसे अंदर से है वैसे ही वह बाहर भी दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। अभी तक तो बात फटे जूते की तरफ हो रही थी, पैरों की तरफ हो रही थी, लेकिन अब लेखक क्या करते हैं, प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? यहाँ साहित्यिक पुरखे उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि प्रेमचंद क्या थे, उनसे पहले के लेखक थे और साथ में वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। उन्हें उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि उपाधियों से नवाजा गया, यानी कहा गया था। इसलिए लेखक ने इन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल ही रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब लेखक कहते हैं प्रेमचंद जी से, क्या तुम्हें उंगली बाहर दिख रही है इसका पता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? तुम्हें इसके लिए जरा भी संकोच, लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है? क्या अगर तुम चाहते तो अपनी धोती को थोड़ा नीचे खींच सकते थे, जिससे तुम्हारी उंगली ढक जाती और बाहर नहीं दिखती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। तुम ऐसे हालत में हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास से व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब लेखक कहते हैं कि यह मुस्कान नहीं, यह तो व्यंग है। और यह आदमी कैसा है जिसके खुद के जूते फटे हैं, जूते फटे हुए पहन रखे हैं, लेकिन किसी और पे हंस रहा है। अब ये किस पर हंस रहा है आगे जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अब लेखक कहना चाहते हैं कि फोटो खिंचाना ही था तो अच्छे जूते पहनकर खिंचवाते या फिर नहीं खिंचवाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद इनकी पत्नी ने
इनसे निवेदन किया हो तो यह फ़ोटो खिंचवा लिए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि तुम्हारे अंदर के दुख को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए एक जोड़ी जूता भी नहीं है, यानी तुम्हारी परिस्थिति कैसी है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और रोना भी चाहता हूँ। लेकिन तुम विषम परिस्थिति में भी तुम्हारी आंखों में जो तीखा दर्द भरा मुस्कान जब मैं देखता हूँ वो मुझे एक व्यंग की तरह लगता है। तुम्हारे आंखों में जो दर्द है वो मुझे एक व्यंग की तरह लगता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब लेखक कहते हैं तुम्हें सच में फ़ोटो का महत्व पता नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम इसके लिए एक जोड़ी जूते किसी से मांग लिए होते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। यानी जब लोग दूल्हा देखने के लिए जाते हैं तो लड़का क्या करता है, किसी का कोट मांग कर पहन लेता है और अपनी शादी भी तय करवा लेता है। मांग के मोटर से बारात निकालते हैं। लोग मांग के क्या करते हैं, अपनी बारात भी लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए कभी कभी तो लोग दूसरे की बीवी भी मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, लेकिन तुम तो एक जूता भी नहीं मांग पाए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। सच में तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं पता। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। लोग तो यहाँ तक समझते हैं कि हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए जितना इत्र डाल लें, इत्र यानी परफ्यूम डाल लें, तो हमारे फ़ोटो से क्या होगी, उतना ही खुशबू आएगा और हम क्या खुशबूदार हो जाएंगे। टोपी 8 आने में मिल जाती है। अब देखिए इस पंक्ति में भी व्यंग्य छिपा हुआ है। टोपी यहाँ इज्जत का प्रतीक है और टोपी हम कहाँ पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं, इसलिए टोपी इज्जत का प्रतीक है। और जूते हम हमेशा पैर में पहनते हैं। पर टोपी क्या है, 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, यानी 5 रुपए में मिलते थे। टोपी का दाम कम है जो कि सिर पर पहनते हैं, जूते हम पैर में पहनते हैं, उसका दाम क्या है, ज़्यादा है। यानी इज्जत से ज़्यादा हम क्या करते हैं, संपत्ति, पैसे, रुपए, शक्ति, ताकत को महत्व देते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता क्या है, पैसा, संपत्ति, शक्ति प्रदर्शन हमेशा किससे ज़्यादा कीमती रहा है, इज्जत से ज़्यादा कीमती रहा है। लोग अपनी ताकत के बल पर, अपने पैसे की ताकत की बल पर सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को भी अपने सामने झुकने पर विवश कर देते हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। अब यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम सम्मानित व्यक्ति हो, पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम भी ऐसे ही संपत्ति यानी पैसे वाले इंसान के सामने झुकने के लिए विवश हो रहे हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। यानी तुम्हारे पास इज्जत तो है पर पैसे नहीं है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक यहाँ अपने दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग कर रहा है। इन्होंने केवल प्रेमचंद के सादगी और विशेषताओं के बारे में ही नहीं बताया,
बल्कि साथ में अपने ऊपर भी व्यंग किया है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक के कहने का मतलब है कि मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं, यानी मेरी स्थिति भी कोई कुछ अच्छी नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता हूँ, परिस्थितियाँ मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या है, मैं अच्छा दिखता हूँ। अगली उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। यानी मेरी उंगली बाहर नहीं दिख रही है। मैं जैसा हूँ, मेरी परिस्थिति जैसी है, वो बाहर के लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे ढक कर रखा है, छुपा कर रखा है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी दिखावे की प्रवृत्ति के कारण मैं अपनी परिस्थिति को किसी और से नहीं बता पा सकता, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहता हूँ। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं अपनी स्थिति को किसी के सामने नहीं आने दूंगा। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब इस पंक्ति का आशय है कि प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को ढकने का प्रयास नहीं किया। वे बाहर भीतर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अंदर कष्ट पा रहा था, परेशान था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद जी को कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। वे जैसे थे वैसे ही दिखते थे। तुम फटा जूते बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह न खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम तो अब कह रहे हैं कि तुम तो फटे जूते को भी बड़े ठाठ से पहने हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे जूते फटे हैं। पर मैं तो ऐसे कभी भी ना पहनूं, चाहे और ऐसे पहनकर तो कभी भी फटे हुए जूते पहनकर मैं फ़ोटो ना खिंचवाऊँ, चाहे मेरी जीवनी भले ही बिना फ़ोटो के ही लोग छाप दें। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? अब यहाँ उपन्यास गोदान प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम है। इनकी कुछ कहानियाँ, कुछ रचनाओं के बारे में इन्होंने लिखा है, बताया है और प्रश्न कर रहे हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात भी नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे के शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। अब कह रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानी है जिसका पात्र है माधो। उसकी औरत जब मर जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए यह गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं और बाद में जाकर शराब पी जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। फिर लेखक कहते हैं कि मैं फिर तुम्हारी जूता की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि वो कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या चक्कर काटने से तुम्हारे जूते फट गए हैं? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? ऐसा उनको लगता है क्या तुम्हारे ऊपर उधार हो गया था, कहीं बनिया पैसा ना मांग ले, इसलिए तुम सीधे ना आकर दूर मील 2 मील का चक्कर काट कर घर आते थे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि नहीं, चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, वो घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं और एक बार अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया था तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, अब कुंभन दास जी ने कहा, आवाज जात पनहिया घिस गई, बिसर गए हरि नाम। तो ये पंक्ति उसी समय कही गई थी और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम।
चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर बोल रहे हैं चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, पर तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यानी टीला, टीला का मतलब यहाँ पे परेशानी, संघर्ष, चुनौती से है। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि रास्ते में जो भी परेशानी, जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां आई हैं, तुमने उसका डटकर मुकाबला किया है, सामना किया है, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। लेखक कहते हैं कि तुम उससे चाहते तो समझौता भी कर सकते थे या बगल से निकल भी सकते थे। कोई ज़रूरी था? कोई ज़रूरी है कि सभी नदियां पहाड़ तोड़ के ही निकलती हो? वो रास्ता बदल कर भी तो निकलती हैं। तुम भी चाहते तो इसका सामना न करते, परिस्थितियों से समझौता कर लेते। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। होरी गोदान का एक पात्र है। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब घृणित, अब लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जिसे बुरा समझते थे, जिससे घृणा करते थे, उससे वह हाथ से छूना उचित नहीं समझते, इसलिए वो पाँव की उंगली से ही इशारा करते होंगे। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यानी प्रेमचंद जी हंस रहे हैं। कैसे लोगों पर हंस रहे हैं? जो परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, जो आने वाले कठिनाइयों का डटकर मुकाबला नहीं करते। प्रेमचंद जी वैसे लोगों पर हंस रहे हैं जिन्हें दिखावे की आदत है, और दिखावा करते करते वे अंदर ही अंदर इतने परेशान हो जाते हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकते। प्रेमचंद जी ऐसे लोगों पर हंस रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मुझे पता है, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ, और तुम्हारे चेहरे पे जो व्यंग भरी मुस्कान है मैं उसे भी समझता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही समय से आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।